हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम तीसरे अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो फटाफट अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, इसका हमें कारण बताना है। तो कुछ रेसे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते, बल्कि इन्हें मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। यानी इनका निर्माण मानव द्वारा कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसी कारण इन्हें संश्लेषित या कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है। क्योंकि साथ ही इन संश्लेषित रेसों की जो कच्ची सामग्री है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें पेट्रो रसायनों से मिलती है, जिसमें क्या क्या शामिल है, जो किससे मिलकर बनते हैं, जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम आदि से बनते हैं। और उन्हीं कच्चे पदार्थों से हम संश्लेषित रेसों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल है, क्योंकि ये रेसे हमें प्राकृतिक स्रोतों से नहीं प्राप्त होते, बल्कि मानव के द्वारा इनका निर्माण कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसी कारण इन्हें संश्लेषित अथवा कृत्रिम रेसे कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाइए। लिखा गया है, रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। यानी कैसा रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। क्योंकि इसका हमें कारण बताना है। तो इसका कारण है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। इसे लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है और लकड़ी हमें कहां से मिलती है, प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है। अतः रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, बल्कि कैसा है, यह एक प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेसे खाली जगह अथवा खाली जगह रेसे भी कहलाते हैं। यानी संश्लेषित रेसों को किन दो अन्य नामों से जाना जाता है। तो संश्लेषित रेसों को या तो कहा जाता है मानव निर्मित रेसे अथवा कृत्रिम रेसे भी कहा जाता है। तो पहली खाली जगह में आएगा मानव निर्मित और कृत्रिम रेसे। दूसरा है, संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो कहलाता है। यानी कृत्रिम रेसों का निर्माण जिस कच्चे माल से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पेट्रो रसायन कहा जाता है। तीसरा है, संश्लेषित रेसे की भांति प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशा है। प्लास्टिक भी क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, नायलॉन रेसों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेसे की प्रबलता दर्शाती हो। यानी नायलॉन जो कि एक कृत्रिम रेशा है, तो इसके कुछ दो उदाहरण बताइए जो ये दर्शाते हो कि नायलॉन एक बहुत ही मजबूत रेशा होता है। तो आप सब ने देखा होगा कि जो पैरासूट होते हैं वो नायलॉन के रेशों से निर्मित होते हैं। ठीक उसी तरह तंबू, रस्से, ये सारी चीजें अधिकांश नायलॉन से निर्मित होती है, जो कि काफी क्या होते हैं, मजबूत और दृढ़ होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। ये बोल रहा है कि खाद्य सामग्री को काफी लंबे समय तक इकट्ठा करके रखने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग करने के कोई 3 लाभ बताने हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं। तो देखें, अगर प्लास्टिक के पात्रों में हम खाद्य सामग्री को रखेंगे तो इसके फायदे क्या है। यह भोजन, वायु और पानी से कोई क्रिया नहीं करते, इस कारण ये किसी भी प्रकार के खाद्य विषाक्तता का निर्माण नहीं करेंगे। दूसरा, ये मजबूत और कैसे होते हैं, हल्के। तीसरा, यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध है। इन 3 कारणों की वजह से हम किसी भी खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक के पात्र में संचयित कर सकते हैं। यही 3 फायदे हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। आपने सबने पढ़ा होगा चैप्टर की व्याख्या के दौरान, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों के बीच में हमें अंतर को बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, हमने एक सारणी बनाई है। एक भाग में हमने लिखा है थर्मोप्लास्टिक और दूसरे भाग में लिखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात करें, यह आसानी से मुड़ सकता है,
जबकि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक यह आसानी से मोड़ नहीं सकता। दूसरी विशेषता है इसकी, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर आप इसको सामान्य ताप पर गर्म करोगे तो उसका उस पर कोई प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। जबकि थर्मोप्लास्टिक का तीसरा उपयोग है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक का एक से अधिक बार रिसाइकल करके इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक की अगली विशेषता है, गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। यानी गर्म करने के बाद ये थर्मोप्लास्टिक पिघल जाता है और पिघलने के बाद आप किसी भी आकार के सांचे में इसे आप ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन, ये किसके उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक के। वही बात करें थर्मोसेटिंग की तो इसको गर्म करने पर केवल एक बार ही सांचे में डाला जा सकता है, जैसे बैकलाइट, मेलामाइन, ये उदाहरण है थर्मोसेटिंग के। तो इस प्रकार हमने दोनों के बीच में अंतर को समझा। अगला प्रश्न है, समझाइए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। यहां हमारे दो वस्तुओं के नाम लिखा हुआ है, एक है डेगची के हत्थे और दूसरा है विद्युत प्लग, स्विच या प्लग बोर्ड। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं। तो अभी हमने प्रश्न संख्या 6 में देखा था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कुछ विशेषताएं होती है और इन्हीं विशेषताओं को उपयोग में लेते हुए इन पदार्थों का निर्माण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से किया जाता है। देखो कारण, डेगची के हत्थे ये थर्मोसेटिंग से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है वो विद्युत का, यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, बहुत अधिक मात्रा में कुचालक है, साथ ही अग्नि और ऊष्मा को भी सहन करने की क्षमता रखता है। इस कारण से डेगची के हत्थे किसके बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ताकि अगर जो डेगची के आगे वाला हिस्सा है, हत्थे के आगे वाला, अगर वो गर्म भी हो जाए तो उस हत्थे पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो उस प्लास्टिक से बना है जो काफी उच्च ताप और विद्युत को सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है। दूसरा है विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड। तो ये भी किससे बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। कारण क्या है कि जो प्लास्टिक है, ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये विद्युत का कुचालक है और साथ ही कैसा है, चिर स्थायी है, यानी ये अधिक ताप होने पर भी पिघलता नहीं है और इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता और आपको अच्छी तरह सुरक्षा देता है। इसी कारण से इसका उपयोग डेगची के हत्थे और विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड बनाने में किया जाता है। आया समझ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। यानी हमें कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से वे पदार्थ कौन से हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है और फिर वो पदार्थ कौन से हैं जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं वे पदार्थ जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, जैसे खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट का पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण। इन सारे पदार्थों का पुनः चक्रण करके इनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी ये थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। दूसरा, वे पदार्थ जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, जैसे टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच आदि, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, अतः इनका दोबारा चक्रण करके उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है, कमीजें। उन्हें सूती कमीजें खरीदने चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। यानी राणा नाम का कोई लड़का है, वो गर्मियों में कमीज खरीदना चाहता है। अब उसे कौन सी कमीज खरीदनी चाहिए, सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, यानी जो कृत्रिम रेशों से बनी हुई है। कारण सहित उदाहरण भी, यानी कारण सहित हमें क्या बनाना है, उसको सलाह देनी है कि उसे कौन सा खरीदना बेहतर होगा। तो देखें, राणा को गर्मियों में कौन सी कमीज खरीदनी चाहिए, सूती कमीज खरीदनी चाहिए। कौन सी, सूती कमीज खरीदनी चाहिए। कारण क्या है, सूती कमीजें छिद्र युक्त होती है। कैसी होती है, छिद्र युक्त, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो काम क्या करती है, उन छिद्रों के कारण जो सूती कमीजें हैं वो पसीने को आसानी से सोख लेती है और शरीर को हमेशा के लिए क्या रखती है, सूखा रखती है। जबकि जो संश्लेषित या कृत्रिम कमीजें हैं
वो न तो पसीना सोखती है और न ही छिद्र युक्त होती है। अतः गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े ही लाभदायक होते हैं। तो हम राणा को सलाह देंगे कि वो संश्लेषित कमीज की बजाय सूती धागों से निर्मित कमीज ही खरीदे, क्योंकि वही उसके लिए लाभदायक और आरामदायक रहेगी। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। असंचारक का मतलब होता है जिस पर हवा, पानी आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो प्लास्टिक क्या है? असंचारक है। इसका कारण क्या है कि यह हवा, पानी आदि से कोई क्रिया नहीं करता, यानी संचारक नहीं है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा विभिन्न रसायन जो केमिकल होते हैं वो प्लास्टिक की बोतलों में रखे जाते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक उन रसायनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा, अधिकांश जो पानी की बोतलें आप देख रहे हो आजकल, वो प्लास्टिक की बोतलों में ही रखी जाती है। ठीक है, जो पानी है वो किसमें रखा जाता है? प्लास्टिक की बोतलों में ही रखा जाता है। तीसरा, आचार और अन्य खाद्य पदार्थ प्लास्टिक के पात्रों में ही भंडारित किए जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि आजकल अचार और कई सारी चीजें प्लास्टिक के डिब्बों में ही पैक की जाती है। इसका कारण क्या है कि प्लास्टिक असंचारक है, वह हवा, पानी और उन खाद्य पदार्थों से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता, अतः हमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दांत करने का जो ब्रश होता है उसका हैंडल पकड़ने का और उसका जो सूक आगे वाला हिस्सा होता है जिससे हम ब्रश करते हैं, क्या दोनों एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? इसका हमें कारण देना है। तो आप सब जानते होंगे कि जो सूक होता है, यानी ब्रश के जैसे ये ब्रश है तो इसके आगे वाला हिस्सा जिससे दांतों में सफाई होती है, तो ये सूक वाला हिस्सा किसके लिए होता है? दांतों की सफाई के लिए। जबकि हैंडल किसके लिए होता है? सहारे के लिए, ताकि हम उससे पकड़ के अपने दांतों की सफाई कर सके। तो सूक कैसा होना चाहिए? नरम होना चाहिए, लचीला और मजबूत होना चाहिए। जबकि जो हैंडल है पकड़ने का वो सख्त और मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रश का हैंडल और सूक दोनों ही अलग अलग पदार्थों के बनने चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे पदार्थ के बनना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की विशेषताएं और काम अलग अलग है। अतः दोनों का निर्माण भी अलग अलग पदार्थों से किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। क्या प्रश्न है कि जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए, इस कथन पर हमें सलाह देनी है कि क्या वास्तव में यह कथन सही है अथवा गलत है। तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, परंतु ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी ये पर्यावरण के लिए मित्र नहीं है। ये पर्यावरण का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, यानी पर्यावरण के लिए बहुत ही एक हानिकारक पदार्थ है, क्योंकि यह न तो जल्दी जलता है और न ही प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित होता है। यानी जो प्लास्टिक है वो न तो आसानी से जलता है, और अगर जल भी जाता है तो कई प्रकार की विषैली गैसों का निर्माण करता है, और साथ ही प्लास्टिक का जो अपघटन है वो जीवाणुओं द्वारा संभव नहीं हो पाता। अतः ये काफी लंबे हजारों सालों तक ऐसा का ऐसा बना रहता है, और इसी कारण ये पर्यावरण के लिए क्या है, काफी नुकसानदायक है। अतः पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो हमें कम से कम प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। अतः यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जहां तक संभव हो हमें प्लास्टिक से उपयोग से बचना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहे और हम और हमारा वातावरण और प्रकृति निश्चित रूप से बहुत ही क्या बनी रहे, स्वच्छ बनी रहे। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। ये बोल रहा है कि जो संश्लेषित रेशे हैं, जो मानव निर्मित रेशे हैं, उनका जो कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों में निर्माण हो रहा है वो वास्तव में वनों को बचाने में सहायक हो रहा है। क्या ये सही है? इस पर हमें टिप्पणी देनी है। तो देखो, आप सब जानते होंगे कि जो प्राकृतिक रेशे हैं वो प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, परंतु जो संश्लेषित या कृत्रिम रेशे हैं वो दूसरे पदार्थों यानी पेट्रो रसायनों से तैयार किए जाते हैं। अब जब कृत्रिम रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं है, अब क्या है कि जो कृत्रिम रेशे हैं वो प्राकृतिक चीजों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उनका निर्माण तो कल कारखानों और फैक्ट्रियों में अलग अलग प्रकार के रसायनों से हो रहा है। तो उसके लिए जो कच्ची सामग्री है वो हमें वनों से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, और जब हम उनके लिए कच्ची सामग्री वनों से प्राप्त नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वनों का क्या होगा, बचाव होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कृत्रिम रेशों का जो औद्योगिक निर्माण है वो वास्तव में
वनों के संरक्षण यानी वनों को बचाए रखने में बहुत ही सहायक या मददगार है, क्योंकि अब वनों की जो कटाई है वो रुकेगी और ज्यादा से ज्यादा अगर रेशों का निर्माण रसायनों से होगा तो निश्चित रूप से उन पेड़ पौधों का बचाव होगा, जो कि हमारे वनों के बचाव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। हमें क्या बताना है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है अथवा नहीं है, इसको बताने हेतु एक प्रयोग करना है। तो देखिए, प्रयोग के लिए हम सामग्री क्या ले रहे हैं, कुछ थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन या पॉलीस्टायरीन, इनमें से कोई वस्तु ले लेते हैं और जैसा चित्र में दिख रहा है ऐसा एक परिपथ तैयार करते हैं और इन दोनों टर्मिनलों के बीच में, कहां पर, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, यहां पर जो आपको चित्र में दिख रहा है, यहां पर टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में क्या रखते हैं, हम एक नायलॉन का टुकड़ा रखते हैं। नायलॉन क्या है, नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो इसका एक टुकड़ा रख लेते हैं और टुकड़ा रखने के बाद हम इस सेल से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इस सेल से क्या करते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। और जब इन दोनों के बीच में नायलॉन का टुकड़ा लगा होता है तो हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता, यानी इस तार में आगे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और जब हम इस नायलॉन के टुकड़े को हटाकर फिर दोनों सिरों को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब जल उठता है। इससे क्या पता चलता है कि जब बीच में नायलॉन का टुकड़ा लगा हुआ है तो इसमें से इधर की ओर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। ठीक है, यानी नायलॉन का जो टुकड़ा है वो किसका काम कर रहा है, कुचालक का काम कर रहा है। और जब इस नायलॉन के टुकड़े को हम यहाँ बीच में से हटा लेते हैं और फिर दोनों तारों को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब जल उठता है, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इससे यही पता चल रहा है कि जब नायलॉन का टुकड़ा बीच में लगा होता है तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता, मतलब ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। और जब हम नायलॉन का टुकड़ा हटा लेते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में वो फिर पदार्थ विद्युत का चालक है। ठीक है, तो जिस पदार्थ को दोनों सिरों के बीच में रखने से बल्ब जल उठता है तो हम कहेंगे कि विद्युत का सुचालक है, और यदि उस पदार्थ को दोनों सिरों के बीच में रखने से बल्ब नहीं जलता है तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, वो विद्युत का कुचालक है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।